तो अब लेक्चर शुरू कर लेते हैं फिर। मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। बहुत कोई मुश्किल लेक्चर नहीं है आज का। बेटा सारे जो आपके लेक्चर्स है ना वो मैंने अपलोड कर दिए हैं एलएमएस के ऊपर। और उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी मैंने डाल दी हैं यूट्यूब के ऊपर। उसका लिंक आपके पास ऑलरेडी पहले से है, उसको खोलें, उसी की प्लेलिस्ट के अंदर से अपने लेक्चर्स देखें। ठीक है। अच्छा, जो अब आज का लेक्चर है इसमें बेसिकली दो मेन टॉपिक्स हैं आज। एक सर्वाइकल सिंड्रोम है, दूसरा थोरेसिक सिंड्रोम। हम लोगों की जो हम इससे पहले पढ़े थे ना ओएमटी इवैल्यूएशन वगैरह, वो सारा कुछ था केल्टन बॉन्ड में से। जो बुक है उसका नाम है केल्टन बॉन्ड। उसके हमने 7 चैप्टर्स जो थे वो पढ़ लिए। जो 7 लेक्चर्स थे वो 7 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स थे, वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये कंटेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए 2-3 लेक्चर जो है ये केल्टन बॉन्ड में से नहीं है या आउट ऑफ दैट बुक है। तो आप पावर पॉइंट्स पे ही फोकस रखें, आप अलग से इसकी बुक ना पढ़ें। तो कंटेंट क्या है आज सर्वाइकल सिंड्रोम का और थोरेसिक सिंड्रोम का। सर्वाइकल जो सिंड्रोम्स होते हैं उनके अंदर आता है बेसिकली अपर क्रॉस सिंड्रोम। और जो थोरेसिक का सिंड्रोम है उसके अंदर आता है T4 सिंड्रोम। अब सर्वाइकल सिंड्रोम क्या होता है या अपर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है कि आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद मेनी सिम्टम्स हैपनिंग इन योर बॉडी, जिसके अंदर आपके हेडेक जो है वो सर्वाइकल की इशू की वजह से हो सकता है। माइग्रेन्स है, डिजीनेस। व्हाट इज डिजीनेस? बेटा व्हाट इज डिजीनेस? हाँ जी, चक्कर आना, बिल्कुल। सर का घूमना, डिजीनेस इसी को कहते हैं। डिस्फेजिया हो सकता है कि जो स्पीच की एबिलिटी है वो नहीं हो रही। ग्लोबल सेंसेशंस है, आपको लगता है आपके गले में कुछ चीज फंसी हुई है। होर्सनेस है, आवाज नहीं ठीक। इरिटेबिलिटी है। कोई डिस्टरबेंस है हेयरिंग, साइट और कॉग्निशन की जो होती हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये दे मे बी। अब हम ये क्या करते हैं कि इन चीजों की वजह से हम ये नहीं करते कि हो सकता है सर्वाइकल का इशू हो, बट सर्वाइकल issues could be related to these symptoms happening in your body. अब क्यों है कि आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन भी है और उसके बाद नीचे लोअर सर्वाइकल स्पाइन। अब आपकी जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है ना, दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू योर ब्रेन। और आपका जो ब्रेन स्टेम है, बेसिकली ब्रेन स्टेम और हाइंड ब्रेन। तो अगर और इसके अंदर एक आर्टरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी गुजरती है, बेसिलर आर्टरी है, बाद में वर्टिकल आर्टरी में कन्वर्ट होती है। उसके अलावा सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी होते हैं यहाँ पे। अगर अपर सर्वाइकल स्पाइन का कोई इशू है, कंप्रेशन है कहीं यहाँ पे, इसके कोई डिसलोकेशन है, कोई फ्रैक्चर है, कुछ इस तरह का मसला, तो वो क्या करेगा, अपने जो आसपास वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। और अगर वो स्ट्रक्चर्स इफेक्ट होंगे तो फिर आपके सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसी वजह से अगर इस तरह की कोई इश्यूज है ना, जैसे सेरेबेलम की बैलेंस डिसऑर्डर कोई आ रहा है, और वर्टिब्रल मेडुला जो फंक्शंस को कंट्रोल करता है उनकी वजह से कोई इशू आ रहा है, या हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हम एक ट्रीटमेंट अव्वल तो पेशेंट को स्क्रीन करके कि अंडरलाइन कोई एक्चुअली ब्रेन का डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट ये भी होता है कि आपकी जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है उसकी मोबिलाइजेशन करते हैं, जिसकी और आप, और अगर उसकी वजह से सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं पेशेंट के, तो इसका मतलब है सर्वाइकल का इशू। ठीक है, इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल में एक्सप्लेन करती हूँ। जो लोगों को माइग्रेन्स होते हैं बहुत ज्यादा, उनकी एमआरआई वगैरह तो कर लेते हैं, पता लग जाता है कि जी ब्रेन के अंदर कोई मसला नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम माइग्रेन्स जो होते हैं वो कोई इंटरनल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं। तो उनके अंदर क्या करते हैं, उन पेशेंट्स की जब आप असेसमेंट करते हैं ना, तो उनके अपर सर्वाइकल के जो मसल्स हैं वो इतने टाइट होते हैं, उनका जो पॉस्चर है वो खराब होता है उसकी वजह से। और उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो अपर सर्वाइकल मोबिलाइजेशन या फिर इसका ट्रीटमेंट करवाएं। और उनके उस सर्वाइकल ट्रीटमेंट की वजह से जो उनके माइग्रेन है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो एक डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन है ना, दैट कुड बी इन्वॉल्व इन योर सिम्टम्स हैपनिंग, जिसको आप कहेंगे कि ये मेरी ब्रेन के सिम्टम्स है, मसला मेरे ब्रेन में है या मेरे जो नर्वस स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर कोई मसला है। वो जरूरी नहीं है उनका हो ये सर्वाइकल स्पाइन का हो सकता है। और अगर अपर सर्वाइकल स्पाइन की वजह से ये मसले हैं तो डेफिनेटली लोअर सर्वाइकल स्पाइन की वजह से अलग होते होंगे। उनका क्या है कि अगर लोअर सर्वाइकल स्पाइन की कहीं इन्वॉल्वमेंट है, उसके जो सिम्टम्स होती है ना वो या लोकल पेन होगी, ठीक है, या फिर वो आर्म के अंदर रेडिएट करेगी या थोरेसिक रीजन में होगी, ठीक है, या फिर आपके शोल्डर गर्डल की पेन होगी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ये वाइवा का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट, अगर पेशेंट आया आपके पास पेन के साथ, आप कैसे डिफरेंशिएट, आपने उसकी वैल्यूएशन की, कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जिससे आप अंदाजा लगा सके कि ये प्रॉब्लम इसकी अपर सर्वाइकल स्पाइन का है या लोअर सर्वाइकल स्पाइन का है? तो ये याद रखिएगा, जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन डिसफंक्शंस हैं वो लोकल पेन, आर्म, थोरेसिक और इस रीजन में रहते हैं, आपके शोल्डर में रहते हैं, जबकि जो अपर सर्वाइकल स्पाइन की हैं वो सिम्टम्स जो है वो और प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डिजीनेस, हेडेक और उस तरह की चीजें। ठीक है। अब सर्वाइकल स्पाइन के अंदर एक प्रॉब्लम है या एक पोस्चरल चीज है या एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं क्रॉस सिंड्रोम, और ये चूंकि सर्वाइकल स्पाइन का है इसको हम अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं। अब क्रॉस सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है कि इस पोस्चर की वजह से आपके कुछ मसल, ये जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है ना, ये वाला, ठीक है, ये नॉर्मल पोस्चर है और ये अपर क्रॉस सिंड्रोम का पोस्चर है, सर्वाइकल सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। इस पोस्चर की वजह से क्या होता है कि आपके कुछ स्ट्रक्चर्स टाइट हो जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर्स टाइट होते हैं? जो नेक के फ्लेक्सस है वो वीक हो जाते हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नेक के एक्सटेंसर्स हैं, अपर एक्सटेंसर्स, वो टाइट हो जाते हैं। जो पेक्टोरालिस मेजर है वो टाइट होता है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ऑपोजिट मसल है, लोअर ट्रेपेजियस वगैरह, वो वीक हो जाते हैं। इनको हम अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं। इसको क्रॉस इसलिए कहते हैं कि ये डायगोनल में मसल्स वीक होते हैं और ये डायगोनल में मसल जो है वो टाइट होते हैं, ये पोस्चर की वजह से। अपर क्रॉस सिंड्रोम में कौन से मसल्स टाइट होता है? पेक मेजर, माइनर, और जो टाइट होते हैं वो मसल शॉर्ट भी हो जाता है, अपर ट्रेपेजियस, लेवेटस कैपिटली और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। जबकि जो लोअर और मिडिल ट्रेपेजियस, सेरेटस इंटीरियर और जो रोम्बॉइड्स हैं, ये मसल जो है, जो मसल टाइट होगा उसके ऑपोजिट जो भी मसल होगा ना, उसका एंटागोनिस्ट होगा, वो हमेशा वीक होगा। ठीक है। तो ये जब सारी होती है इनकी वजह से, समटाइम्स पोस्चर की वजह से ये सिंड्रोम सिंड्रोम होता है और समटाइम्स इस सिंड्रोम की वजह से पोस्चर चेंज होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ है। तो क्या पोस्चर होता है कि आपके ऑक्सिपिट या C1 C2 के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, मतलब ये नॉर्मल है। अगर हेड थोड़ा सा इस यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा तो ये हाइपर एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो लोअर है इनके ऊपर डायफोसिस हो जाता है, इन पे भी स्ट्रेस आता है, राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं। शोल्डर राउंड होंगे तो आपकी जो इंटीरियर आपकी चेस्ट है वो शॉर्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से सम, अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग पोस्चर चले तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो भी प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, मतलब आपकी लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए, अब जैसे ये बंदा सीधा खड़ा है ना, इसके लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटी है। जब आप इस तरह हंच शोल्डर के साथ पोस्चर होते हैं तो लंग्स की एक्सपेंशन जो है वो भी लिमिट हो जाती है। इन चेंजेस की वजह से क्या होगा कि आपके सर्वाइकल पे स्ट्रेन पड़ेगा, आपकी चेस्ट, शोल्डर्स और आर्म पे भी पड़ेगा। कभी कभार ऐसे होता है कि एंजाइना की पेन भी होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे पेन मेरी चेस्ट की, मेरे हार्ट की पेन है, लेकिन वो मस्कुलर रीजन की वजह से होती है। अगर लंग्स को जगह नहीं मिलेगी एक्सपैंड करने की तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगी, शोल्डर्स राउंड हो जाएंगे, राउंड शोल्डर्स होंगे तो फिर यहाँ पे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। ह्यूमरस जो कि जिसको हमने अब स्टेबलाइज करना होता है यहाँ पे, तो आपकी बॉडी खुद से क्या करेगी कि लिवेटर स्कैपुली जो है ना उसकी एडिशनल एक्टिविटी और अपर ट्रेपेजियस की वो ज्यादा उसको काम करने लग जाएगा ताकि पोस्चर को ठीक कर सके। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस की वजह से भी। अब ये जब इनकी ओवर एक्टिविटी होगी तो इनकी वजह से क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं ये टाइट हो जाएंगे और उसके ऑपोजिट जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू चांडा, कोई जो भी साइंटिस्ट या जो भी थेरेपिस्ट था जिसने इस चीज को डिस्कवर किया था, उसने कहा था एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जो शॉर्ट स्ट्रक्चर्स उनको पहले आइडेंटिफाई करें, उनको रिलीज करें अगर उनके अंदर कोई ट्रिगर पॉइंट्स वगैरह बन गए, और अगर ट्रिगर पॉइंट्स नहीं बने तो उनको स्ट्रेच करें। ठीक है, जो टाइट स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रेच करना है, जो वीक स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। अब ये जो अपर कॉस्ट सिंड्रोम है, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू अ हेडेक जिसको हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अब सर्वाइकोजेनिक हेडेक क्या होता है? बेसिकली हाफ हेड की पेन होती है, और ये ऐसा हेडेक होता है जो कि आपके सर्वाइकल इश्यूज की वजह से। दिस इज नॉट माइग्रेन, दिस इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अब एक केस रिपोर्ट है, ये केस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है क्योंकि आपकी इसके अंदर ये है। एक 56 ईयर ओल्ड मेल राइटर था। ठीक है। अब राइटर है, ये याद रखिएगा कि उसका जो ऑक्यूपेशन है वो राइटिंग का है, वो ज्यादा उसका जो फॉरवर्ड हेड वाला पोस्चर रहता होगा। उसको वन साइडेड हेडेक बहुत ज्यादा जो थे वो कांस्टेंट थे, और वो जो हेडेक था वो उसकी आंख में भी जाता था।
ठीक है, राइट आई, उसकी राइट आई के अंदर भी वो पेन जाती थी। तो पेल्पेशन जब की, उसको असेस किया तो पता लगा कि जी उसका जो टी ऑक्सिपिट से लेकर T4 तक जो सारा रीजन है ना, वहां पे टेंडरनेस है। और पेक्टोरालिस मेजर में लिमेटस कैपुली अपर ट्रेपेजियस, ये वो मसल जो अभी हमने पढ़े ना कि टाइट होते हैं, उनके अंदर उसके ट्रिगर पॉइंट्स थे। और उसकी बाद में जब हमने सर्वाइकल की रेंज ऑफ मोशन चेक की तो वो भी इसकी डिक्रीज थी। विजुअल एग्जामिनेशन से आपको देखने से पता लगा कि जो उसका पोस्चर है वो उसका फॉरवर्ड हेड है, शोल्डर्स उसके राउंड है, मतलब जो पोस्चर पोस्चर अभी मैंने आपको पहले दिखाया ना, वो वाला पोस्चर उसको बना हुआ है। ठीक है, अब ये आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक केस स्टडी का। अब इसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ठीक है, इसका ट्रीटमेंट है जनाब, आप उसके सर्वाइकल स्पाइन के एडजस्टमेंट करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, ताकि वो ठीक हो। उसके बाद आप उसके मसल्स के लिए इंटरफेरेंशियल थेरेपी, देखिए ये करंट होता है, और मायोफेशियल रिलीज करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करेंगे, और क्रायोथेरेपी देंगे। कितना? 2 वीक्स का, 3 टाइम्स वीकली, एक हफ्ते में 3 दफा, और 2 हफ्ते आप उसका ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक दफा रिलीज करने के बाद आप उसको जो उसकी टाइट स्ट्रक्चर्स थे, जो कि मसल्स के भी हमने बात की है, वो स्ट्रेच करेंगे। और फिर उनके बाद आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं, ये स्ट्रेंथनिंग होती हैं, वो करवाएंगे। टाइट स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेचिंग करवाएंगे, जो वीक मसल्स हैं उनकी आइसोमेट्रिक स्टार्ट करवाएंगे। फिर मैकेंजी रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन क्या होती है, जो फॉरवर्ड पोस्चर है ना, इसको आप पीछे की तरफ, जब आप अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ मूव करते हैं, जैसे रोइंग में आप पीछे की तरफ कश्ती चलाते हैं ना, रोइंग कहते हैं उसको। तो आपने जब अपने बाजुओं को पीछे की तरफ किया तो आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, उसको शोल्डर रिट्रैक्शन कहते हैं। ये राउंडेड शोल्डर्स की एक्सरसाइज होती है। प्रोप्रियोसेप्शन के लिए आप फिजियो बॉल करवाते हैं। उससे क्या फर्क पड़ा, ये था ट्रीटमेंट प्लान उसका। ठीक है, उससे फर्क क्या पड़ा कि उसकी एक दफा तो हेडेक हुआ, और सेकंड टाइम 1 दिन के लिए रहा, लेकिन फिर 6 महीने तक वो आता रहा है, और उस पेशेंट का जो हेडेक था, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, वो दोबारा नहीं हुआ। अब जब आपसे कोई पूछे कि फिजियोथेरेपी हेडेक को क्या कर सकती है, सर दर्द को फिजियोथेरेपी कैसे ठीक करेगी, तो उसको बताइएगा कि वो कैसे ठीक करेगी। ठीक है, ये केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये पेपर में आ जाएगी। हो सकता है मे भी और मे नॉट भी, पेपर नहीं अभी बना, बट ये बड़ी इजीली आ सकती है। आपका क्लिनिकल क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है। ठीक है, सर्वाइकल सिंड्रोम या फिर अपर क्रॉस सिंड्रोम हमने पढ़ लिया। अब हम थोरेसिक सिंड्रोम, जिसके अंदर बेसिकली T4 सिंड्रोम है, उसकी तरफ आते हैं। तो ये जो T4 सिंड्रोम है ना, पहले मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। T4 सिंड्रोम तब कहते हैं जब और कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता और थोरेसिक के इश्यूज आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हो सकता है ये T4 सिंड्रोम। तो T4 सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से सिंपैथेटिक वेसल्स भी, या सिंपैथेटिक नर्व जो वेजो मोटर होती है वो भी गुजर रही होती है, वो इसी तरह एग्जिट करती हैं। वो आपकी डोर्सल रेमाई के साथ साथ आती हैं, ये सिंपैथेटिक ब्रांच है। उसके बाद ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाके जुड़ती हैं, और ये आपकी स्पाइन के साथ साथ जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। जब ये नीचे की तरफ ट्रैवल करती है, इसका मतलब सिंपैथेटिक जो सप्लाई देती हैं आपके एब्डोमिनल विसरास को। सिंपैथेटिक सप्लाई बेसिकली क्या होती है, जो एब्डोमिनल फंक्शंस होते हैं ना, ये इनको कंट्रोल करती है। हार्ट को, एसोफेगस को, हार्ट की पंपिंग को, एसोफेगस के अंदर खाने को जो निगलने का फंक्शन होता है वो इसके थ्रू होता है, एब्डोमिनल विसरा के फंक्शन जो है वो इसके थ्रू होते हैं। तो ये इफेक्ट होती है। ठीक है, अगर आपका पॉस्चर कोई खराब है या ठीक नहीं है, तो पॉस्चरल डिसऑर्डर की वजह से सिंपैथेटिक जो आपकी नर्व्स है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये कहा जाता है कि T1 से T4 की जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो हेड एंड नेक के फंक्शंस को, सिंपैथेटिक फ्लो को कंट्रोल करती हैं। जबकि T2 से T4 जो थोरेसिक रीजन्स है, इसकी जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो आपकी एक्सट्रीमिटीज और ट्रंक के फंक्शंस को कंट्रोल। एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है कि कभी कभार लॉन्ग स्टैंडिंग जो विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं आपके, उसकी वजह से आपका पोस्चर ऐसा बन जाता है कि उनके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेन इंजरी हो जाती है सिम्पथेटिक सिंड्रोम की वजह से। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जॉइंट की वजह से मसला हो सकता है। ये जो T4 के लेवल के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये किसी अंडरलाइन किसी विजिटल प्रॉब्लम की वजह से इशू, और ये औरतों में ज्यादा होता है, मर्दों में कम होता है, और 35 से ऊपर ये शुरू हो जाता है। उनकी हेडेक, नेक पेन, पैरास्थीसिया, ये सारे सिम्टम्स आती हैं। These signs and symptoms could be the result of thoracic dysfunction and its influence on the sympathetic nervous system.
कब हो सकती है? हो सकता है कोई ऐसी हॉबी नहीं शुरू की है जिसकी वजह से पोस्चर बार बार आपका चेंज हो रहा है, या आप एक स्पेसिफिक पोस्चर के अंदर ज्यादा जा रहे हैं, आपने कंप्यूटर के ऊपर काम ज्यादा कर रहे हैं तो उसके अंदर ये पोस्चर खराब होता है। आपकी जो सिम्टम्स होती हैं वो हेड, नेक और अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर यूनिलैटरल भी हो सकती हैं। यूनिलैटरल का मतलब क्या है कि एक साइड पे भी हो सकती हैं, और सिम्टम्स जो है वो ऑपोजिट साइड पे भी हो सकती हैं। और इनकी जो है ना, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि T4 का कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है, ये एक्सक्लूजन डायग्नोसिस है। मतलब जब आपका किसी और क्राइटेरिया में फिट नहीं ना हो रहा होता और थैलेसिक के सिम्टम्स है तो हम कहते हैं कि T4 सिंड्रोम। इससे सिम्टम्स कंफ्यूज हो जाती हैं टॉस के साथ। हम सब कभी कभार समझते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम है क्योंकि हमारी आंख के अंदर आ रही होती है, अल्नर नर्व की सिम्टम्स आती हैं। मायोफेशियल पेन समझ लेते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन की है, कभी न्यूरोलॉजिकल या विजरल डिजीज है। बेसिकली ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से T4 सिंड्रोम की सिम्टम्स जो है वो कंफ्यूज की जाती हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप रूल आउट कर देते हैं और आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, ये इनके ट्रीटमेंट करने के बाद भी पेशेंट को फर्क नहीं पड़ा है, फिर इसका मतलब वो T4 सिंड्रोम होगा। ठीक है, फिर अंडरलाइन कोई उसका विजरल डिसऑर्डर होगा जो कि आपको चेक करना है। ट्रीटमेंट क्या है? स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड स्पाइनल मोबिलाइजेशन। ये लेक्चर था, लेक्चर एंड हो गया। कोई चीज नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ लें। इससे पहले मैंने असेसमेंट प्लान बताया है सबको। जो लेट आए हैं उनको मैं ईमेल कर दूंगी। मैं ईमेल और एलएमएस पे, बेटा लेक्चर्स एलएमएस पे डाल दूंगी। मैं आपका जो असेसमेंट प्लान है वो भी डाल दूंगी एलएमएस के ऊपर। आप लोगों को मैंने एनरोल भी कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स एनरोल नहीं हुए हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं हुए, तीन चार ऐसे। वो उनका कोई मसला आ रहा है, हो सकता है उनका एलएमएस ब्लॉक है या कुछ इश्यू है, वो देख लीजिएगा। बाकी मैं ईमेल के थ्रू भी भेज दूंगी आपको। ठीक है, दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ जो लोग लेट आए हैं उनके लिए कि 7 अक्टूबर से आपके मिड टर्म है। जो अभी ये वीक था ना, आज फ्राइडे है, वीक खत्म हो गया। इट वाज 5th वीक ऑफ समर। टोटल 8 वीक्स का समर होता है। पांचवा हफ्ता गुजर गया है, हमने लेक्चर नंबर 8 तक पढ़ लिया। अगला हफ्ता छठा हफ्ता है, 6 वीक है, उसके अंदर आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी होंगी। सॉरी, 7th और 8th वीक में आपके मिड टर्म शुरू हो जाएंगे और 8th वीक में आपके फाइनल्स होंगे। जो मिड मिड वाला वीक है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, कि उसमें मिड टर्म भी होंगे, उसमें बाईपास भी होंगे। उसमें जिस दिन मिड टर्म होगा उसी दिन मैंने आपका क्विज ले लिया। ठीक है, लेक्चर आपके 7 लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे आपके मिड टर्म में, और उसके अंदर से 3 लेक्चर्स आपके होंगे क्विज में। मतलब 3 लेक्चर्स क्विज के होंगे, और दो 3 एंड अदर 4, 7 लेक्चर्स आपके मिड में होंगे। मतलब आप मिड की तैयारी करें उसी में से क्विज भी आ जाएगा। ठीक है, सेम डे क्विज रखूंगी मैं, और आपको टाइम बता दूंगी कि इस टाइम पे है। जिस दिन आपका मिड होगा उस दिन मैंने आपका क्विज ले लेना है। असाइनमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीक में भेज दूंगी, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी भेज दूंगी कैसे करनी है। और मिड वाले वीक में ही आपकी लैब्स होंगी, उसका स्केड्यूल आप लोगों को आ जाएगा। तो जब लैब्स होंगी तो उसके साथ ही मैं प्रैक्टिकल करवा के लैब में वाइवा भी साथ ही ले लूंगी, बता दूंगी। ठीक है, असेसमेंट साथ साथ हो जाएगी। मतलब वो जो वीक है ना 7 अक्टूबर वाला, वो थोड़ा सा हेक्टिक होगा आप लोगों के लिए। तो मैं ठीक प्रिपेयर होके अपने लेक्चर्स वगैरह पहले से पढ़ लें, मिड की तैयारी पहले से कर लें, ताकि आपको उन दिनों में टेंशन ना हो। डेट शीट आप लोगों के साथ उन दिनों में शेयर हो जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं लेक्चर एंड कर देती हूँ। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।